सो गाइस, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है? ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो गाइस, ये जो हमारा शेयर मार्केट का लर्निंग का जो सीरीज चल रहा है, उसमें आज और और एक हम टॉपिक लेके आए हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपनी क्लासिफिकेशन। क्योंकि गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम कि वो कंपनी का सेक्टर कौन सा है, कौन सी कैटेगरी में आता है, उसे किस तरह से क्लासिफाई, उसका ना क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं मालूम होता। और यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर उनका पैसा लूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कौन सा भी स्टॉक सस्ते में दिख रहा है, सस्ते में लग रहा है कि उसे, यार ये इसका प्राइस तो 20 रुपए है, चलो मैं इसमें 10,000 रुपये लगा देता हूँ, 1 लाख रुपए लगा देता हूँ, 10 लाख रुपए लगा देता हूँ। और यहीं पे बंदा गलती करता है, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम कि वो एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप में रिस्क भी उतना उतना ही बड़ा होता है। और वहीं पे सारे लोग ट्रैप होते हैं। तो हमें जब भी शेयर मार्केट में काम करना है, हमें ट्रैप नहीं होना। हमें पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट को समझना है कि वो किस तरह से काम करता है, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। क्योंकि लर्निंग इज योर अर्निंग। अगर आप सीखोगे तभी आप कमाओगे। अगर आप सीखोगे ही नहीं तो आप कमा नहीं सकते शेयर मार्केट से। और गाइज, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है, आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये 1 महीने का कोर्स किया, 15 दिन में मैंने एक स्ट्रैटेजी मिल गया, उसके ऊपर मैं झुंझुनवाला बन जाऊंगा, मैं दामानी बन जाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। जिस तरह से आप अच्छा जॉब पाने के लिए आप सीखते हो, ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर्स करते हो, डॉक्टरेट करते हो, तभी आपको जॉब मिलता है। उसी तरह आपको शेयर मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो छोटी छोटी चीजें होती है मार्केट की, उसको आपको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अगर आप समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो स्टे अवे फ्रॉम मार्केट। एक म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहिए, अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। विदाउट डोंट एंटर इन शेयर मार्केट विदाउट नॉलेज, विदाउट स्किल। ये चीज आप ध्यान में रखिए। मगर है ना, लोगों को है ना क्या होता है, जब ये चीज का एनालिसिस कब होता है, नहीं यार मैंने गलती कर दिया, जब लोग पूरा उनका वेल्थ शेयर मार्केट में लूज करते हैं, तब उनको पता चलता है नहीं यार मैं गलत था। एक 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 आम आदमी कितना मार्केट में लेके आता है, चलो ऑप्शन बाइंग करेंगे 10,000 में, 10,000 को 50,000 को, 10,000 चला गया, वापस वो 50,000 डालेगा, 50,000 से 1 लाख डालेगा, 1 लाख के बाद 5 लाख डालेगा। एक आम रिटेल इन्वेस्टर इसमें बहुत सारा पैसा लूज करता है। इसी यही तो रीजन है कि जब भी आप ऐप ओपन करते हो तो उस पर लिखा जाता है, आउट ऑफ 10 9 पीपल दे आर लूजिंग इन मनी, दे आर लूजिंग देयर मनी इन शेयर मार्केट। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसे, उसके पीछे सिंपल रीजन है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इसे वन डे का गेम समझता है, आ जाएंगे, दिन का 5-6 हजार रुपये कमा लेंगे, आराम से जिंदगी कटेगी। इतना आसान नहीं है गाइस। आप पहले सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। सीखने के बाद पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। आपको ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी क्लासिफिकेशन में बहुत सारे उसके मतलब क्लासिफिकेशन बहुत सारी चीजों के ऊपर होता है। लाइक उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है, साइज रेवेन्यू क्या है, उसका ओनरशिप कौन सा है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन सा है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। मगर मुझे लगता है कि ये बाकी सारी चीजों का नॉलेज लेने से पहले जो भी इम्पोर्टेंट है उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो मुझे लगता है पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में सेक्टर कौन से होते हैं। इंडस्ट्री उस, ओके, सेक्टर मतलब अगर मैं उसे टेक्निकल टर्म में अगर बोला, अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन किस तरह से, और बाय साइज उसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छी। यहाँ पे हम सी ये दो ही टॉपिक हम कवर करेंगे हमारे ये वाले सेशन में, जिसके ऊपर पहले हम कवर करेंगे बाय सेक्टर वाइज। और गाइज, इसमें मैं आपको थ्योरी भी सिखा रहा हूँ और प्रैक्टिकल भी सिखा रहा हूँ। तो ये सेशन के लास्ट तक बने रहे और देखिए कि लाइव मार्केट में जब हम एनालिसिस करते हैं तो किस तरह से किया जाता है। तो बाय सेक्टर में आता है पहला ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर, ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझता हूँ।
समझाता हूं। ओके, मैं हूं, मैं होंडा की गाड़ी यूज करता हूं, हीरो होंडा। ओके, हीरो होंडा क्या है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। मेरे पास आइशर मोटर है, बुलेट है, ये भी क्या है, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। तो वो मैं बाइक यूज करता हूँ। मेरे पास टाटा की कार है, तो मैंने को क्या कर रहा हूँ, टाटा की कार यूज कर रहा हूँ। तो ये सारे कौन से हो गए, जो मैन्युफैक्चरर है, और वो क्या करते हैं, व्हीकल बनाते हैं। तो ये सारे स्टॉक किस में आते हैं, ऑटो सेक्टर में आते हैं। अभी ये सारे जो कंपनीज है, महिंद्रा है, टाटा है, हीरो होंडा है, आइशर मोटर है, तो इनको जो भी मटेरियल लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है और जो आउटसोर्स की जाती है, वो बाहर से मंगा के वो असेंबल की जाती है। तो तो वो भी कंपनी के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, वो भी सारी कंपनीज आपकी ऑटो सेक्टर में ही आएगी। जब आपका ऑटो सेक्टर बढ़ेगा, मतलब जो भी इनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मतलब टाटा का, महिंद्रा का, हीरो होंडा का जब डिमांड बढ़ेगा, मार्केट में मैक्सिमम कार सेल होगी, मैक्सिमम बाइक सेल होगी, तो ऑब्वियसली इनको जो रॉ मटेरियल लग रहा है, वो भी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगा, तो वो भी कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, वो भी अच्छा रेवेन्यू दिखाएगी, वो भी अच्छा ग्रोथ दिखाएगी, वो भी अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी। तो अगर आप आपके पास 10 रुपए है, 10 रुपए के, अगर आप 7 रुपए मेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगा रहे हो, तो 3 रुपए आप इनके जो सप्लायर से उनमें भी लगाइए, क्योंकि बाय रिटर्न वाइज ये कंपनी छोटी होती है, इनका आपको स्टॉक सस्ते में मिल जाएगा और ये वाला स्टॉक आपको सस्ते में मिल जाएगा। और गाइस इसी का लॉजिक आपको सारे सेक्टर में भी लगाना है। उसके बाद आता है आपका बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू बैंक, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। गाइस बैंकिंग सेक्टर का जो एनालिसिस होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि जो पीएसयू बैंक्स होती है, मतलब बैंकिंग सेक्टर का काम क्या होता है, वो आरबीआई के पास से क्या करते हैं, लोन लेते हैं कम कम इंटरेस्ट रेट पे, और जो रिटेल जो क्लाइंट है, जो उनके बाकी लोग हैं, उनको वो ज्यादा अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे दे देते हैं, और जो बीच का जो गैप है वो उनका प्रॉफिट होता है। सो जब भी बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस किया जाता है वो टोटली डिफरेंटली किया जाता है। सो पब्लिक सेक्टर बैंक, ये भी ये क्या है, एक सेक्टर है, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन से सेक्टर में कितना पैसा डालना है। एफएमसीजी, लाइक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओके, फॉर एग्जांपल, मैं मेरे घर में टूथपेस्ट यूज करता हूँ, कौन सा करता हूँ, कोलगेट का। ओके, मैं साबुन यूज करता हूँ, कौन सा, संतूर। मैं तेल यूज करता हूँ, कौन सा करता हूँ, जेमिनी का। तो जो भी मैं डेली यूज में जो भी चीजें लगती है, उसे मैं जो यूज कर रहा हूँ, ओके, मुझे मालूम है ये सारी चीजें बेस्ट है, इनका रिजल्ट अच्छा है, इनकी क्वालिटी अच्छी है। तो क्या होगा, अगर कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो उसको हमेशा क्या होगी, मार्केट में डिमांड होगी। डिमांड होगी तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ओके, और उससे क्या होगा, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा और उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत बार बोला जाता है कि जो आप डेली यूज में जो चीजें आपको अच्छी लगती है, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि जो भी अच्छी चीजें है वही आप यूज करोगे, खराब चीजें तो नहीं यूज करने वाले ना। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो एफएमसीजी क्या होता है, जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, उसे हम एफएमसीजी सेक्टर बोलते हैं। क्योंकि गाइस ये सारी चीजें सीखना क्यों जरूरी है, आप बोलोगे सर आप बता रहे हो, मगर इसका यूज क्या है। गाइस जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इवन जब आप ट्रेडिंग करोगे, सो डाइवर्सिफाई करना है आपको। अगर आपके पास 10 रुपए है, तो एक एक रुपया 10 सेक्टर में डाल दीजिए, एक एक रुपया 10 सेक्टर में डाल दीजिए। तो क्या होगा, अगर 2 सेक्टर पे अगर नीचे रहते तो 8 सेक्टर आपको प्रॉफिट देंगे, और आपका एवरेज हो जाएगा। कहीं पे तो लॉस होगा तो कहीं तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और कभी भी आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में नहीं दिखेगा, वो हमेशा आपको प्रॉफिट में ही दिखेगा। सो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो।
आईटी सेक्टर। सो गाइस आईटी सेक्टर इज अ वेल नोन सेक्टर। और देखिए गाइस आईटी सेक्टर में, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट क्या करता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके चलता है। सो आईटी सेक्टर में भी अभी बहुत सारी नई नई चीजें आ रही है, एआई टेक्नोलॉजी हो रही है, चाहे चैट जीपीटी जैसे स्टॉक आ रहा है। तो ये वाले सेक्टर में जो कंपनी, मतलब ये वाले सेक्शन में जो कंपनीज काम कर रही है, उनको आगे जाके अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। मतलब पहले लोगों ने जो एनालिसिस किया था कि आईटी सेक्टर, जिसने 10 साल पहले आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया होगा, आज उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। तो आप देखिए कि आईटी सेक्टर में अभी ना कौन सा बूम चल रहा है, आगे जाके क्या होने वाला है, तो उसमें आप पैसा लगाइए, अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। जब भी आप आईटी सेक्टर की बैलेंस शीट एनालिसिस करोगे, जब भी आप उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है वो अगर आप एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि उनका मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ पे आता है, बाहर कंट्रीज से आता है। आईटी, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, सम अफ्रीकन कंट्रीज। तो आपको ये सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ेगी, हाँ भाई कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैक्सिमम रेवेन्यू अगर यूएसए, अमेरिका से आ रहा है, तो क्या क्या होगा, तो वहां पे अगर अमेरिका में कुछ क्राइसिस आ गया, कुछ रिसेशन आ गया, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट्स हुए, तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर के ऊपर इफेक्ट होगा। तो गाइज आपको हर एक सेक्टर को हर एक एंगल से एनालिसिस करना आना चाहिए, उसके पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। मीडिया सेक्टर, लाइक जी मीडिया, जो भी हम चैनल्स देखते हैं, जो भी हम न्यूज देखते हैं, दैट इज कम्स अंडर मीडिया सेक्टर। एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती है, दैट इज कम्स अंडर मीडिया 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 सेक्टर। तो उसमें भी आपको इसका ज्यादा ग्रोथ नहीं होता, ओके, मगर यस आप इसमें भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेटल सेक्टर, लाइक इट इज लाइक एन एवरग्रीन सेक्टर। तो इसमें भी आप मतलब मेटल सेक्टर में आप ले सकते हो, नेशनल स्टील ले सकते हो, आपका टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेटल सेक्टर में आती है। तो इसका भी एक सेक्टर होता है, इसमें भी सेक्टर वाइज ट्रेडिंग होती है। तो सेक्टर वाइज हर एक स्टॉक को उतना वेटेज होता है। तो ये कुछ ग्लोबली रिकग्नाइज इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं। वही हम साथ देख रहे हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, ओके, फाइनेंशियल सेक्टर। सो बहुत सारे एनबीएफसी होती है, मतलब क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ओके। लाइक आपका क्या होगा, मुथूट फाइनेंस, आपका बजाज फाइनेंस, आपका आईएफएल, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है। पहले डीएचएफएल था, अभी पिरामल है, पुना फिनकॉप है। ये कौन से है, फाइनेंशियल सेक्टर के हैं। तो ये भी एक सेक्टर होता है। इवन फिन निफ्टी में लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, मगर आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए कि फाइनेंशियल सेक्टर में कौन सी कंपनी आती है, ऑटो सेक्टर में कौन से आती है, बैंकिंग में कौन से आती है, कौन से स्टॉक को कितना वेटेज है वो सेक्टर में। क्योंकि गाइस सेक्टर एंड योर स्टॉक ये पैरेलल चलते हैं, ये साथ में चलते हैं। फार्मा सेक्टर, आपको है ना देखना है कि फार्मा सेक्टर में कौन सी कंपनीज हैं, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनीज कौन सी है। फार्मा कंपनी हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, फार्मा प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर देश में भेजते हैं। तो हमें ये भी चेक करना है कि अगर वो कंट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने अगर कौन सा फार्मा स्टॉक अगर रिजेक्ट किया, अगर कौन सा फार्मा स्टॉक नहीं बोल सकते, अगर कौन सा प्रोडक्ट भी रिजेक्ट किया, तभी भी फार्मा कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो आईटी एंड फार्मा सेक्टर ऐसा है कि गैप अप भी ओपन हो सकता है और गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, बिकॉज दिस सेक्टर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ इंटरनेशनल मार्केट। तो इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक, जैसे मैंने बैंकिंग का स्ट्रक्चर आपको समझाया, उसमें प्राइवेट बैंक में आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारी चीजें बैंक्स होती है। इसे एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है बैंकिंग सेक्टर को, ओके। वो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर को हम किस तरह से एनालिसिस करेंगे। रियल्टी सेक्टर, रियल्टी सेक्टर मतलब क्या, आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन रिलेटेड है, ओके, लाइक फिनिक्स मिल्स लिमिटेड है, बहुत सारे स्टॉक्स है जो रियल्टी इंडस्ट्रीज आते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज आती है। तो इन स्टॉक को जब भी आप एनालिसिस करते हो, तो ये चीज इंपॉर्टेंट आपको होनी चाहिए कि रियल्टी सेक्टर पास्ट में किस तरह से परफॉर्म किया था, आने वाले टाइम में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, करेगा, अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है।
अगर वो आपको सेक्टर ही समझ में नहीं आया तो आप उसे एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि सेक्टर वाइज उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है और उस सेक्टर को किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, ओके, लाइक आपके वोल्टास हो गया, डिक्सन इंडस्ट्रीज हो गया, आपका बाटा रिलैक्स हो गए, ये क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता है। तो इसे भी एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है, उसे भी आपको अच्छी तरह एनालिसिस करना पड़ेगा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काम करते हैं। ओएनजीसी मतलब क्या, ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर किस तरह से काम करता है, इंटरनेशनल इम्पैक्ट किस तरह से होता है, ओपेक का इम्पैक्ट किस तरह से होता है, अगर मिडिल ईस्ट में अगर कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से होता है, इस सारी चीजों को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा इन ओएनजीसी सेक्टर। तो सेक्टर वाइज आपको ये सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये सेक्टर किस तरह से काम करता है, इसमें कौन सी टॉप की कंपनीज है, इसमें से कौन सी चीज का किसके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट गिरने वाला है, ये सारी चीजों का आपको खुद होके एनालिसिस करना पड़ेगा। तो गाइस सेक्टरल वाइज इंडाइसेस भी है ऑन एक्सचेंजेस आल्सो, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर आपको सेक्टरल वाइज इंडाइसेस मिलेंगे। इसमें यही है, निफ्टी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक्स, रियल्टी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे इंडाइसेस में मिलने वाले, इवन बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी, मिड कैप, इसमें जिसमें हम सारे इसमें ट्रेडिंग करते हैं, ये सारे इंडाइसेस ही है। इंडाइसेस मतलब क्या, इट इज अ बंच ऑफ स्टॉक क्लब टुगेदर, सारे मतलब वो सेक्टर के स्टॉक को क्लब किया जाता है बाय वेटेज वाइज। तो ये गाइस हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अभी हम आते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट के ऊपर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि गाइस थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से आपके क्या होने वाले हैं, जो बेसिक कंसेप्ट वो है ना क्लियर होने वाले हैं, और वो बेसिक कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है ये भी हम देखेंगे। तो जब भी हम सेक्टर वाइज देखते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ गूगल के ऊपर सेक्टरल वाइज, सेक्टरल इंडेक्स एनएससी मैंने ऑलरेडी इसमें टाइप किया था इसलिए आया यहाँ पे। तो सेक्टरल इंडेक्स एनएससी, एनएससी मतलब क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर मुझे सिर्फ क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, आपको सेक्टर वाइज सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। आने वाले सेशंस में जो जिसमें ट्रेडिंग होती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, ओके, सारी चीजों के बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल हम सिर्फ सेक्टर को देखेंगे। सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेक्टर एंड स्टॉक पैरेलल चलते हैं। जब आप एनालिसिस करते हो कौन से भी स्टॉक का, तो आपको उसका सेक्टर भी देखना है कि सेक्टर का परफॉर्मेंस किस तरह से चल रहा है। तो जब आपको चार्ट का नॉलेज होगा तब आप सेक्टर को भी एनालिसिस कर सकते हो, चार्ट को भी एनालिसिस कर सकते हो, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो और बढ़ेगी। मतलब सेक्टर भी ऑलमोस्ट है ना बहुत बुलिश दिखा रहा है, स्टॉक भी बुलिश दिखा रहा है, चलो यस, दोनों में स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब सेक्टर की जो सारी कंपनीज है उसमें भी स्ट्रेंथ है और वो स्टॉक में भी स्ट्रेंथ है, तो उसमें आप एंट्री कर सकते हो। सेक्टर बेरिश है और स्टॉक भी बेरिश दिख रहा है, तो आप उसमें एक बेरिश ट्रेड बना सकते हो। एंड गाइस जब भी हम काम करेंगे विथ हेजिंग काम करेंगे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन रहेगा, क्योंकि गाइस नेकेड करके आदमी नेकेड ही होता है, ये चीज ध्यान में रखिए। सो कभी भी ट्रेड विथ हेज, विदाउट हेज ट्रेडिंग नहीं करना है। सो हमें जब हम सेक्टर को एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या करना है गाइस, आपके लिए असाइनमेंट है, आपको सारे सेक्टर में जाके आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरह से। मैं आपको सिर्फ एक ही करके दिखाऊंगा क्योंकि सारा करना तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कीजिए, सेक्टर वाइज जाइए, वो कंपनी में देखिए कि वो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह से है, क्या है, उसको कितना वेटेज है। तो ये कौन सा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर।
ये सेक्टर में कौन सी कंपनीज है, तो ये सारी ये सेक्टर की लीडिंग कंपनीज है। इस ये सारे कंपनी से हम एनालिसिस कर सकते हैं। आज ऑटो सेक्टर भाग रहा है, इसका मतलब ये सारी कंपनीज भाग रही है, और इसके रिलेटेड जो स्मॉल स्मॉल ऑटो कंपनीज है वो भी इनमें भाग रही है। तो सेक्टर से हम ये एनालिसिस करते हैं, ये सारा हम एनालिसिस करते हैं कि चलो भाई ये मैंने बुलिश है, मारुति बुलिश है, टाटा मोटर्स बुलिश है, तो ये ना सेक्टर भाग रहा है, ये सेक्टर भाग रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी कंपनीज है वो भी भागेगी। तो ठीक है यार, मैं वो वाले स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। और हर एक कंपनी को वेटेज होता है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके वो कंपनी को वेटेज दिया जाता है। तो एमएनएम को सबसे ज्यादा वेटेज है, मारुति की वेटेज है, टाटा मोटर्स को वेटेज है। आपको पता है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। उसके बाद आपको आना है फैक्ट शीट के ऊपर। इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि वो है ना किस तरह से एनालिसिस करते हैं, एनएससी का एनालिसिस करने का तरीका क्या है। इसमें आपको पता चलता है कि इसका क्वार्टर क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये वाले इंडस्ट्री ने किस तरह से रिटर्न दिया है, कितने उसमें कंपनीज है, कौन से कंपनी को कितना वेटेज है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह से है। निफ्टी ऑटो ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, अराउंड इन लास्ट 1 ईयर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे सो नियर बाय 50% रिटर्न दिया है। और यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो पढ़ लीजिएगा इस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और यही निफ्टी 50 का भी है, बैंक निफ्टी का है भी है, फिन निफ्टी का भी है। ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज का किस तरह से नाम क्या है, ये सारे एक्सेल शीट में आ जाएगा। ये सारी चीजें चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और इसकी जो ना मेथोडोलॉजी है, ये भी आप एक बार देख लीजिए। जितना गैस आप डीप में जाओगे ना, उतना आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। और जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा ना, नॉलेज इट्स एन एसेट, जितना आपका एसेट स्ट्रांग होगा उतना आप शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न्स पाओगे। आपको इसमें पूरा डीप में इंफॉर्मेशन मिलेगा, उनके जो डिफरेंट फॉर्मूला जो यूज करते हैं उसके बारे में मिलेगा। ओके, तो एक बार आप सारी ये सारी चीजें देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये कंपनी का है, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। कंपनी, ओके, इनका सिंबल, इनका जो कोड होता है वो भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजों का आपको नॉलेज मिल जाएगा, ये सारी चीजें आप देख लीजिए, कर लीजिए। ओके, अभी हम आएंगे नेक्स्ट वाले इसमें, कि अगर मुझे उसके बाकी के स्टॉक अगर देखने कि उनका रेगुलर क्या चलता है, तो आपको सेम चीज करनी है, कुछ अलग नहीं करना है। आपको क्या करना है, सेक्टर वाइज स्टॉक कर लीजिए, सिर्फ ना क्लिक कर लीजिए। तो आपको पहले ही मनी कंट्रोल का लिंक आ जाएगा, तो मनी कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी कि कौन सा कंपनी है, उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, कितने पे ट्रेड कर रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, सारी चीजों का आपको पता चल जाएगा। अभी हम ऑटोमोबाइल सेक्टर स्टॉक देख रहे हैं, तो देखिए ऑटोमोबाइल में ये एनआरबी बेरिंग्स है, जो ऑटो सेक्टर रिलेटेड है, इनोवेटिव टाइप है, वो भी ऑटो रिलेटेड है। जे टी ई के टी इंडिया, ये भी ऑटो रिलेटेड है। और इसमें भी है ना स्मॉल कैप मिड कैप सारे स्टॉक होते हैं इसमें, ये सारी चीजें भी आप देख देख सकते हैं। और लगता है कि जो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम होगा डेफिनेटली ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है।
तो यही सारी चीजें गाइस सीखनी होती है, करनी होती है। अगर गाइस आपको कुछ अगर डाउट है, अगर आपको कुछ मुझे पूछना है, अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे ना पर्सनल प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है टेलीग्राम चैनल का, प्लस मैंने मेरा ईमेल एड्रेस दिया है, उससे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हम सोल्यूशन निकालेंगे। और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। आपको गाइस और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर और कुछ आपको कुछ सजेशन होंगे तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। ओके सो गाइस आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।